CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद। उनसे मुलाकात के लिए अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। असगर नदीम सैयद से अदबी बैठक में गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल भट्टी साहब ठीक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और यहाँ जब आप आज अल-हमरा आए हैं तो क्या यादें ताज़ा हुई यहाँ पे? जहाँ हम बैठे हैं ये अदबी बैठक है, ये पहले नहीं होती थी। मैं पहली बार जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मेंबर बना तो उस वक्त के गवर्नर खालिद मकबूल से मैंने बात की कि पाक टी हाउस बंद हो चुका था और वो एक कदीमी पार्टीशन से भी पहले का वो एक अदीबों की बैठक थी, तो उसके ख़त्म होने से कोई ठिकाना नहीं था। तो जब उन्होंने ये कंसेप्ट सुना या बात सुनी तो फिर इसकी तामीर, इसकी सारा और फिर इसका इफ्तिताह हुआ। मैं यहाँ मौजूद था। पाकिस्तान टेलीविज़न पर राज करने वाले जो ड्रामे थे वो अब उन ड्रामा निगारों से क्यों लिखवाए नहीं जा रहे थे? पीटीवी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके मैंडेट में था एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो ये सारी चीज़ें एक पैकेज के अंदर पीटीवी को देनी थी। तो उस वजह से जो उस वक्त राइटर्स पीटीवी ने लिए बहुत सोच के लिए, उन सब का ताल्लुक़ लिटरेचर से था, उर्दू अदब से था या अंग्रेज़ी अदब से था। तो उनको मालूम था कि वो राइटिंग की वैल्यूज़ को जानते हैं और उनको ये भी मालूम था कि वो मुख्तलिफ़ हालात के अंदर हुकूमतें बदलती भी रहें तो वो किसी न किसी तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक ख़ास तरबियत थी जिसकी बुनियाद पर हम लोगों ने वो सीखा और हम आए। लेकिन आपका जो सवाल है, आज वो मैंडेट नहीं है। आज मैंडेट है जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनका एक ही मैंडेट है कि हम पैसा लगाएं और फिर पैसा कमाएं। तो मार्केट मैनेजर्स का राज है, उस वक्त क्रिएटिव लोगों का राज था पीटीवी पे। अदब, तालीम, फ़नून लतीफ़ा, इन सब शोबों में आपने बहुत नाम कमाया। इतने सारे काम कैसे कर लिए आपने? ये सारे दरअसल एक ही काम है मेरा असल टीचिंग, पढ़ाना। मैं 50 साल से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसमें 25 साल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मेरी ज़िंदगी का इससे बड़ा ख्वाब कोई हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर मैं GCDC का इंचार्ज रहूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब का, जहाँ ज़िया मुहिउद्दीन रहे, जहाँ पीरज़ादा जितने भी हैं उनके वालिद रहे, फिर असलम अज़हर रहे। तो इतने बड़े नाम थिएटर के, फिर उस्मान पीरज़ादा, तो वो मैंने उसमें मैं काफ़ी काम किया। अब थोड़ा आपकी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा? मेरा बचपन है बहुत दिलचस्प है, मुल्तान शहर में है। लेकिन मैं बहुत लकी रहा कि मेरे ददियाल जो थे वो रूरल बैकग्राउंड में थे, वो रियासत बहावलपुर के गांव में थे। नानका मेरा जो था वो था मुल्तान। तो मुझे एक कंप्लीट एक घर मिला जिसमें मामू हैं, खालाएँ हैं, चचा हैं। वो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक बच्चे को आप ये सारा कुछ दे दें और फिर उसमें रूरल भी है, अर्बन भी है। तो मुल्तान शहर की गलियां, उसके बागीचे, अब देख किसी को नहीं पता कि मुल्तान में बागीचे भी थे और उनका एक फ़िज़ा भी थी। तो उन गलियों में बचपन जब गुज़रा और अभी भी उन गलियों में जाता हूँ तो बहुत कुछ मिस करता हूँ। तो एक तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग रही। बचपन में शरारती थे या खामोश तबा? देखिए, बचपन में शरारत फितरी होती है, ये कोई प्लानिंग नहीं होती। बच्चे को जो माहौल मिलता है उसमें मेरी खुशकिस्मती कि खेल कूद को मैंने बड़ी अहमियत दी। अगरचे वालिद साहब की सख्ती मौजूद थी, मेरे से छोटा भाई जो बिल्कुल इमीडिएट छोटा था
उसने बोर्ड टॉप किया, फिर वो डॉक्टर बना। तो मैंने कहा एक बहुत है घर में, तो मैंने नहीं कुछ करना। तो ये मेरे लिए अच्छी बात थी कि मैंने चॉइस लिया कि जितने खेल खेले जा सकते हैं या वहाँ मौजूद थे वो सब हमने खेले, और उसी में हमारा बचपन, लड़कपन ख़ास तौर पर। लेकिन जब लड़कपन आया तो छोटे छोटे रिसाले आ गए थे जो बच्चों के होते हैं। बस वो एक लिंक मुझे नया मिला जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं तालीम में मीडियोकर था और मैंने सोच रखा था इससे ज़्यादा नंबर लेने ही नहीं। बिल्कुल बाई चॉइस था। अच्छा, तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ तक सिलसिला जारी रहा? मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरा जो हाई स्कूल था वो मुल्तानी में था, और उसमें बड़े अच्छे टीचर्स थे और बड़े नामवर लोग भी उसमें रहे। उनमें ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान वहीं पे पढ़े। इनके वालिद का मदरसा साथ था, मदरसा कासिम उल उलूम। तो मेरे स्कूल का नाम था मिल्लत हाई स्कूल। तो इत्तफाक से बाबर सैनमा उसके बाजू में था। ये और ब्लेसिंग थी। इधर से निकलते थे, उधर हम नरगिस की फ़िल्म देखते थे, बरसात, या देवानंद की फ़िल्में, ये उस वक्त आ रही थी। तो उस स्कूल में अदाकार मोहम्मद अली पढ़े। अच्छा, मोहम्मद अली मुझसे ज़ाहिर है बहुत सीनियर थे। उनके वालिद आए थे हरियाणा से, तो वो इमाम मस्जिद थे। तो मोहम्मद अली ने मैट्रिक वहाँ से किया। उस स्कूल में ये बड़े बड़े लोग, और भी बड़े लोग थे जो बाद में जजेस बने और वो सब। तो एक तो वो मुझे अच्छी तालीम उस वहाँ से मिली। दूसरा एमरसन कॉलेज मुल्तान, वो बाकी मेरी तालीम वहाँ से है, क्योंकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत एमए की क्लासेस थी। तो मैं फिर पंजाब यूनिवर्सिटी जाने की बजाय मैंने उन्हीं क्लासेस में पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स किया, एमए किया। तो उसके बाद मैं लेक्चरर हो गया। इतना सा सफ़र था। बहन भाई कितने हैं और आपका नंबर कितना है? मैं बड़ा था, इसका भी मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने खूब घर के सारे अखराजात मेरे हवाले से होते थे और मुझे ही ख़रीदारी करनी होती थी। तो वो भी मेरे दो भाई, एक डॉक्टर जैसे अभी बताया, एक प्रोफेसर था अंग्रेज़ी का, वो अब दुनिया में नहीं रहा, और दो बहनें। बड़ी बहन मेरी ज़हरा सज्जाद, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मेरी दूसरी बहन वो प्रोफेसर, अभी रिटायर हुई है। तो ये हम 5 बहन भाई। बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आज भी याद हो? याद तो है लेकिन कोई अच्छी नहीं है। वो ये कि हम लट्टू चलाते थे। लट्टू वो एक ख़ास स्टाइल होता है, आपने देखा होगा, धागा बांध के उसको छोड़ते हैं। अच्छा, जब छोड़ते थे फिर उसको हम हाथ पे भी ले लेते थे, वो आ जाता था। तो मैं उसको हाथ पे लेके जा रहा था तो एक गंजा आदमी मुझे नज़र आया। मैंने उसके सर पे यूँ उसको डाल दिया और उसके सर पे वो घूमने लगा। मुझे समझ ना आई मैंने किया क्या। तो अब इसे आप शरारत कहें, बेहूदगी कहें, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्यों ख्याल आया कि ये मैं उस पर उछाल दूँ उसके। तो वो चलता भी रहा। सुना है बचपन में बड़ी सख्ती की जाती थी आप पर, आपको रेडियो तक नहीं सुनने देते? हाँ, ये बात है। असल में मैं अभी प्राइमरी स्कूल में भी दाखिल नहीं हुआ था, तो मेरे वालिद साहब फ़िलिप्स रेडियो ले आए थे। उन्हें गानों का शौक़ था। अब वो ये करते थे कि बिजली भी नहीं थी हमारे घर में, तो वो उन्होंने साथ वालों से बिजली ली, वो सिर्फ रेडियो के लिए। तो फिर वो जब सुबह निकल जाते थे अपने काम पे, मैं उसको चला लेता। वो रेडियो 2-2 घंटे चलता था। उस वक्त जो रेडियो होते थे बिजली के थे, तो वो गर्म हो जाते थे। हाँ। हालांकि उसकी बॉडी जो थी ना वो प्लास्टिक की थी, मोटी प्लास्टिक। तो वालिद साहब जब आते थे तो उनको शुबह था, वो आते थे तो रेडियो पे हाथ रख के उनको पता चल जाता था कि ये कितनी देर चला है। तो मार तो सह ली, लेकिन बाद में अम्मा क्या करती थी, मुझे बचाने के लिए उस पर तौलिए, ठंडा तौलिया रख देती थी, उससे उसकी हरारत नीचे चली जाती। तो ये होता रहा है। जो आपने बताया मौलाना फजलुर रहमान और अदाकार जो मोहम्मद अली हैं, उनके साथ उस दौर की कुछ यादें तो शेयर कर। अली साहब निकल चुके थे, वो सीनियर थे मुझसे। फजलुर रहमान साहब मुझसे 1 साल शायद पीछे थे। तो ये मौजूद थे, ये प्राइमरी सेक्शन में थे। तो अपने मदरसे की वजह से तो इनके साथ 2-3 और शागिर्द भी होते थे जो इनके साथ चलते थे। तो इनका प्रोटोकॉल उस वक्त भी था, क्योंकि वालिद मुफ्ती महमूद साहब, आपको पता है कि एक तो सियासत में बड़ा नाम था, दूसरा उनका मदरसा उस वक्त मुल्तान का बहुत आला मदरसा था, अभी पता नहीं है कि नहीं है,
सो इस वजह से उनके साथ ये प्रोटोकॉल चलता था। लेकिन इसी तरह पगड़ी सफ़ेद होती थी, उस वक्त ये रंगीन नहीं सफ़ेद होती थी, और सफ़ेद कपड़े उस वक्त पहनते थे। घर का माहौल कैसा था? बड़ा अदबी सा था? नहीं, अदबी ज़्यादा नहीं था, लिबरल ज़रूर था। बस जैसे मैंने बताया ना कि म्यूज़िक चल रहा है, हम पे पाबंदी कम है, हम आ जा रहे हैं, सैर सपाटा भी चल रहा है, तो घर में 3-4 किताबें थी। वालिद साहब मेरे 8 जमातें पास थे, लेकिन ज़ौक़ तो ज़ाहिर है उनको था, म्यूज़िक का भी ज़ौक़ था। तो उन्होंने जो किताबें रखी थी, तो मैंने जब मैं 4th-5वीं में गया तो एक तो मिंटो साहब, सादत हसन मंटो की किताब पढ़ी थी। वो पहला मजमूआ है उनका, खाली बोतलें खाली डब्बे, ये आज तक मुझे याद है, पहली किताब मैंने वो पढ़ी थी। फिर शोरा का एल्बम था एक, जिसमें सब क्लासिकल शायरों की गज़लें थी, वो भी मैंने पढ़ लिया। तो लेकिन असल जो तालीम मैंने अदब की ली, वो यूँ समझ लें कि बच्चों के अदब से। कब पता चला कि आपके अंदर एक लिखारी मौजूद है? ये पता तो नहीं चला, या अब तक भी शायद ना चला हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने ट्राई की कि मैं लिख के भेजूं। मैंने 3-4 चीज़ें भेजी, वो छप गई। तो उससे एहसास हुआ कि बच्चों की कहानियाँ या नज़में लिखी जा सकती हैं। किस क्लास में? ये मैं 4th-5वीं में था, तो लिखना हो गया था। जब मैं 8वीं में गया तो अहमद नदीम कासमी इमरोज़ में लिखते थे, तो उसमें मज़ाहिया बातें होती थी। मैंने एक दिन पैरोडी कर दी इश्तिहारात की, तो बराए फ़रोख्त या फ़लाँ चीज़, तो वो पैरोडी कर दी और मैंने उनको भेज दिया। उन्होंने वो सारा कॉलम मेरे नाम से लिख के तो छाप दिया। वो 2 दफ़ा हुआ। फिर कॉलेज में मैं फिर रिसाले का एडिटर हो गया, एमरसन कॉलेज के रिसाले नखलिस्तान का। फिर मैंने वहाँ मुशायरे कॉलेजिएट, हमारा माहौल बड़ा अच्छा था कि पूरे, आपको पता होना चाहिए कि पूरे मुल्क में स्टूडेंट्स यूनियंस थी, जहाँ से सियासतदान पैदा होते थे। नर्सरी थी वो? नर्सरी थी, आपको अच्छी तरह पता है। शेख रशीद उसमें से आए, जवेद हाशमी मेरे क्लास फेलो थे, मेरे साथ पढ़े, और हमारे ही उस यूनियन के सेक्रेटरी बने। तो ये नर्सरी तो उसके तहत डिबेट्स होती थी और मुशायरे होते थे। तो मैंने कॉलेज के ज़रिए से मुशायरों में शिरकत शुरू कर दी। मुझे भेजा जाता था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आया, मैं बावलपुर, पूरे पंजाब के मुशायरों में मैंने 1 साल में 18 ट्रॉफियाँ ली। ड्रामे की तरफ कैसे आ गए? PTV लाहौर में मेरे दोस्त थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं शायरी के सिलसिले में मुशायरा रिकॉर्ड करा रहा था, तो कमर आफ्ताब अहमद, ये भी मुल्तान से थे, तो वो उस वक्त एडिटर थे, लाहौर स्टेशन के डायरेक्टर। अच्छा। स्टेशन डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे टीवी पे, मॉनिटर पे, आपको पता है ना मुशायरा कट किया हुआ था तो आ रहा था, वो मुझे सुन रहे थे। उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये शायर है, ये नाम है। उसके जी इसको अभी बुलाओ। मैं स्टूडियो में था, तो मुझे बुलाया गया, मैं आया। कहने लगे कि तुम अभी मुशायरा पढ़ रहे थे? मैंने कहा जी हाँ। अच्छा, तो नसर लिख लेते हो? क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर। कहते अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें कहानी दूँ, खाका दूँ, तो स्क्रिप्ट लिख दोगे 50 मिनट का? मैंने कहा जी कभी कोशिश नहीं की, लेकिन आप, मुझे ये नहीं पता था वो कर क्या रहे हैं। वो पता क्या कर रहे थे, 4 दिन रह गए थे 14 अगस्त के खेल को, जो पहला खसूसी खेल PTV ने किया। ज़ियाउल हक का ज़माना है, और आपको पता है ज़ियाउल हक ने पहली बार 14 अगस्त मनाने के लिए सरकारी सतह, जी बिल्कुल, तो ये वो वक्त है। तो 4 दिन रह गए थे और स्क्रिप्ट नहीं था। क्यों? इशफाक साहब से स्क्रिप्ट लिखवाया था, वो उन्होंने ख़तरनाक लिख दिया। मतलब उसमें कोई बातें ऐसी थीं जुमानी कि वो अपनी नौकरियों का ख़तरा पड़ गया कि ज़ियाउल हक तो ड्रामे देखता है, तो अब क्या होगा? तो करते करते राइटर ही नहीं मिल रहा था। उनका नया राइटर ट्राई करो, तो मैं आ गया। तो और रातों रात लिखा और अगले दिन पेश किया। और अभी मैं लिखने ही नहीं बैठा तो टेलअप चल रहा था कि ये प्ले आ रहा है और इसका राइटर ये है। अभी मैं घर पहुंचा हूँ, फिर वो सारी रात बैठ के लिखा, फिर वो चला 14 अगस्त का खसूसी खेल, वहाँ से शुरू हुआ। चांद ग्रहण जैसा शोरे आफाक ड्रामा लिखने का ख्याल कैसे ज़हन में आया? कराची में NTM एक पहला प्राइवेट चैनल शुरू हुआ,
ताहिर खान ने शुरू किया था और उसमें और लोग भी थे। तो उन्होंने वो देखे मेरे, उन्होंने कहा कि हम भी ड्रामा करेंगे, क्योंकि एनटीएम वो 3 शहरों में था, आपको पता ही है, कहीं और नहीं था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हम पीटीवी से आपको ज़्यादा पैसे देंगे तो आप लिख दें। मैं पैसों की वजह से नहीं लिखना चाह रहा था। जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखो पीटीवी में तो हम पर एक पाबंदी है, क्योंकि हमारा जो भी स्क्रिप्ट जाता है उसको देखा जाता है। हाँ। तो आप मुझे आज़ादी कितनी देंगे? उन्होंने कहा जितनी चाहे ले लो, क्योंकि उनका अपना जो था। तो मैंने कहा ये तो बेहतरीन मौका है, तो जो चीज़ें मैं अब तक पीटीवी पे नहीं कह सका तो मुझे तो मौका मिल रहा है। तो मैंने इस वजह से चांद ग्रहण मैंने चैलेंज समझ के ले लिया। तो वो जब मैंने लिखा तो उसमें मैंने जो उसकी कामयाबी की दलील ही एक ही थी कि बोल्ड था, सियासत पे खुल के बात की मैंने, जो उस वक्त की थी। आज की होती तो फिर आज की होती, तो वो तो फिर आप सोच लें क्या होती, लेकिन उस वक्त की जो थी उसको मैंने पकड़ा। फिर ब्यूरोक्रेसी, और तीसरी चीज़ मैंने पकड़ी मीडिया। उस वक्त जंग अखबार का मालिक, अब भी वो हमारे भी दोस्त हैं, शकीलुर रहमान साहब, बड़े अच्छे, मैंने उनका काम भी बहुत किया। तो वो ये सोच रहे थे कि वो चैनल लेंगे या, तो मैंने कंसीव किया कि अगले 10 साल बाद पाकिस्तान में नए चैनल्स आएंगे, मीडिया एम्पायर खड़ी हो जाएगी। तो मैंने उसको ले लिया। तो मीडिया एम्पायर, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन, तीनों को मैंने इकट्ठा रखा और तीनों को पाकिस्तान में वो करते देखा जो वो कर रहे थे। तो इस वजह से वो मकबूल हुआ। इस बात में कितनी सदाकत है कि आपका जो लिखा हुआ ड्रामा था गुलाम गर्दिश, वो उस वक्त तक ऑन एयर नहीं किया गया जब तक पहले आबदा हुसैन को नहीं दिखाया गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये भी प्राइवेट में था और प्राइवेट में मैंने जान के लिखा था। और चूँकि आबदा हुसैन बहुत आला पाकिस्तान की ऐसी खातून कि जो रोल मॉडल हैं, सच्ची बात है, और पाकिस्तान की पहली फ्यूडल लेडी भी मैं उनको कह सकता हूँ। तो उनकी बेपनाह एहतराम था और भुट्टो साहब के ज़माने में वो MPA बनी थी। तो मैंने उनकी लाइफ को स्टडी किया हुआ था। तो वो फिर मैंने कहा कि हमने मेल फ्यूडल्स पे तो बड़ा कुछ लिखा, तो ये तो एक करैक्टर ही और है। वो जब लिखा, जो अहम बात थी वो थी उसका रोल कौन करे। तो मैंने कहा भाई आम आर्टिस्ट तो नहीं करेगी, हम उसको करने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो एक क्लास है और एक पढ़ी लिखी, ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई। तो मैंने फिर नवीद शहजाद को लिया, जो पंजाब यूनिवर्सिटी शोभा अंग्रेज़ी की हेड थी। तो वो जब उसको हम ने चलाना चाहा तो वो सब वहाँ से रिफ्लेक्शन थी आबदा बीबी की। तो उन्होंने कहा जी उनको दिखा दें, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और वो आ चुकी थी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। तो कोई बात नहीं, बिला झिझक मैंने कहा कि दिखाएं उनको। तो उन्होंने कहा छोड़ जाएं। 3 किस्तें ले गए थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं गया था, मेरे प्रोड्यूसर गए थे। उन्होंने कहा जी ये छोड़ जाओ। उसके बाद उनका फ़ोन आया कि बाकी किधर हैं। फिर उन्होंने बाकी देखा। हवाएं ड्रामा आज भी लोगों को याद है। क्या आपको इल्म था कि ये इस हद तक मकबूल हो जाएगा? अब उसके पीछे भी एक बड़ी अहम बात थी कि भुट्टो साहब की जो फांसी थी, वो मेरे जैसे, मैं यंग था उस वक्त, मेरे ज़मीर पे भी बोझ थी और मैं कहता हूँ उससे बड़ा करैक्टर कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं इस तलाश में था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं एज इट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसा किरदार क्रिएट करूं जिसके साथ जुल्म हुआ हो और जिसको बेगुनाह फांसी की सज़ा हो रही हो और उसकी 2 बेटियां भी हों और उसकी बीवी भी हो। तो वो फिर खुद ब खुद चीज़ें बननी शुरू हो गई। तो वो जब तलत हुसैन को पता था कि ये रोल दरअसल सिंबॉलिक है और ये जाएगा उधर और फिर वो सिंधी भी है, तो वो ये जब चीज़ें मिली तो पीटीवी लिबरल तो नहीं था, लेकिन उसमें उस तरह से भुट्टो साहब नहीं थे। वो एक वर्कर था जिससे कत्ल कराया गया, कत्ल उसके सर पे डाल दिया गया और फिर उसको फांसी उसी तरह मैंने कराई जिस तरह भुट्टो साहब के दिन रात थे।
जिस तरह बेटी मिलने आई है, जिस तरह, और हमने एक्चुअल जेल ली, एक्चुअल कराची जेल ली हमने, एक्चुअल जस्टिस का, चीफ जस्टिस का कमरा लिया। ये कराची का टीवी का कमाल था कि वो ये सारे सोर्सेज, ताकि हमें कोई शुबा भी ना हो कि कोई चीज़ गलत जा रही है। तो ये एक बड़ी बुनियाद, और ये आपको शायद नहीं इल्म कि ये तजर्बा किया पीटीवी ने पैसे कमाने के लिए। उन्होंने कहा कि 8 बजे का जो टाइम है ये तो है, हम 10 बजे का टाइम क्यों ना रखें, उसको कमर्शियल टाइम बनाएं। तो उस 10 बजे ये चला और रात के 2 बजे तक चलता था, क्योंकि इतना ऐड आया कि वो लास्ट एपिसोड जो थी वो रात के 2 बजे ख़त्म हुई। तो ये तो हम सबको पता है, लोग जागते थे। तो ये एक अजीब मौजज़ा है, कोई तजर्बा है कुछ। आपको भारत से भी ऑफर्स आई, लेकिन वहाँ पे काम क्यों नहीं किया? मैं बहुत गया इंडिया में, लेकिन मैं लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेस में गया। जावेद अख्तर साहब आए थे यहाँ, मुझे मिलने भी आए, और उनका ख्याल था कि मैं प्यास सीरियल, उन्होंने देख लिया था कि इस पे फिल्म, अभी भी वो मुसर हैं कि मैंने बनाना है। लेकिन बात पता क्या है, बात ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से लिखता हूँ, मैं डिक्टेट नहीं होता। अगर मैं उनका सब्जेक्ट लेके लिखता, मैं नाकाम होता। फिल्म मैंने इसलिए नहीं लिखी कि फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है, राइटर का नहीं है। तो मैं लिख भी लेता, किसी को भी ना पता होता कि ये किसने लिखी है। पिछले कुछ अरसे से अदबी मेलों का कल्चर बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है, आपकी इस हवाले से क्या राय है? मैं समझता हूँ कि ये मुकालमे का कल्चर है, ये होना चाहिए, क्योंकि पहली बार ये हुआ कि इन फेस्टिवल्स के ज़रिए से कॉमन मैन आया है। ये जो कल्चर है, इसमें आप तालिब इल्म आते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस आते हैं, इकोनॉमिस्ट आते हैं, तो ये एक दायरा वसी हो गया। आम तौर पर ये कहा जाता है कि किताब को पढ़ने वाले और किताब से प्यार करने वाली जो नस्ल है, ये शायद हम आखिरी नस्ल हैं। इसके बाद अब जो यूथ है वो किताबों को उस तरह नहीं पढ़ेगी शायद। आपको क्या लगता है? नहीं भट्टी साहब, थोड़ा सा इसमें परसेप्शन मुख्तलिफ होगा मेरा, क्योंकि मैं जिन टीचर्स के साथ, जो यंग टीचर्स हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। बहुत सारे यूट्यूब ऐसे में चैनल मैंने देखे हैं जो किताबों पे तबसरा कर रहे हैं। तो किताब अब ई बुक में भी आ गई है, वो अपनी जगह, लेकिन किताब की अपनी हैसियत हाथ में है। तो मैं नहीं समझता कि पब्लिशिंग इदारे जो हैं वो बांझ हो गए हैं। ये जो कहा जाता है कि उर्दू ज़बान तेज़ी से ख़त्म हो रही है, क्या आप इस राय से मुत्तफ़िक? हाँ, एक खौफ है, बल्कि एक तज्ज़िया भी आया है कि मैं और आप शायद उससे एग्री ना करें कि 2035 समथिंग या 30 यस आई रिमेंबर में उर्दू ज़बान समझी तो जा रही होगी, बोली भी जा रही होगी, पढ़ी नहीं जा रही होगी। क्यों? क्या आपने देखा होगा कि हमारी जो जनरेशन्स आ रही हैं वो उर्दू लिखना नहीं जानती, उर्दू पढ़ना नहीं, स्क्रिप्ट नहीं जानती। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सलीम सागर से मिलने आए। आप 10 साल फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर रहे। पाकिस्तानी फिल्मों के ज़वाल की वजह क्या है? ये वही दौर है जब पाकिस्तानी इंडस्ट्री ज़वाल पे जा रही थी, और इसके ज़वाल को मैंने आँखों से देखा है कि जब फिल्म हम सेंसर कर रहे होते थे तो इतनी बेहुदा उसका सब्जेक्ट होता था और इतने अजीब व गरीब उसका जो कहानी होती थी। तो जब हम उसको काट पीट के बाहर आते थे तो एक गरीब आदमी खड़ा होता था, वो हाथ जोड़ता था, कहता था सर मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ, इन्होंने मुझे लूटा है और मुझसे पैसे निकलवा के ये फ़िल्म बनाई है, खुदा के लिए इसे काट पीट के मेरे हवाले कर दे, मैं चला लूँ, चाहे एक दिन चल जाए। यानी ये हो रहा था कि फाइनेंसर को चीट किया जा रहा था, और उसकी बुनियाद पर ना ये लोग कहीं से पढ़ के आए थे,
ना तरबियत थी इनके पास। ये भेड़ चाल थी कि रॉयल पार्क में जो सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है या जो बुरी फिल्म एक दफ़ा चल गई उसके चरबे शुरू हो जाते थे। तो ये वो वक्त है कि जब लाउड सब्जेक्ट्स को लिया गया, पंजाबी सिनेमा को बर्बाद किया गया। और इसमें जो आपने ज़वाल की वजह पूछी है वो है लेजिटिमेट फाइनेंसिंग। ये है असल वजह कि जो फाइनेंसर आ रहा था वो अपने सरमाए को छुपाने के लिए आ रहा था और ब्लैक मनी लेके आ रहा था। तो उसकी बुनियाद पर उसका शौक़ फ़िल्म बनाना नहीं था, कुछ और था। माजी के और आज के ड्रामों में क्या फ़र्क है? एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है। अब आप देखें कि पहले एक टेलीविज़न था और लोगों की रसाई ये टेलीफोन नहीं था, इसका यूट्यूब नहीं था। तो ये जब सारी चीज़ें बदली हैं तो नेचुरली जो आपका व्यूअर है उसका टेस्ट भी बदला है उसको, लेकिन उसको तरबियत करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ ड्रामा पहले से अच्छा नहीं हुआ। कमर्शियली वो उसमें सब्जेक्ट्स ज़्यादा नहीं हैं, उसमें नुमाइंदगी पाकिस्तानियों की ज़्यादा नहीं है। आप देखें कि लड़की के गिर्द लड़के के गिर्द कहानी घूम रही है, सास बहू के गिर्द कहानी घूम रही है, और जो लड़की है उसका मुतमए नज़र सिवाय शादी के और कुछ नहीं है। जबकि हमारी बच्चियाँ जॉब के लिए पढ़ रही हैं। और इस वक्त यूनिवर्सिटियों में मेरी स्टूडेंट्स 60% हैं यूनिवर्सिटियों में, तो वो 60% हायर एजुकेशन की हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन की हैं। तो उन्होंने तो प्रोफेशनली जाना है। कभी उनके बारे में कोई आपने प्ले देखा है? नहीं देखा। उनको जॉब कैसे मिलेगा ये इशू नहीं देखा आपने। मार्केट कैसे जा रही है, हमारा डॉलर कैसे गिर रहा है, हमारी इकॉनमी कहाँ जा रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, ये वो इश्यूज़ हैं जो आज हमारी ज़िंदगी को घेरे हुए हैं। क्या इस पे कोई प्ले आया? नहीं आया। हमारे पसंदीदा राइटर तो आप हैं, लेकिन आपका पसंदीदा राइटर कौन है? वो कोई एक नहीं होता नेचुरली। फिक्शन के अंदर कुरतुल ऐन हैदर हैं। उसके बाद बाहर के राइटर्स बहुत हैं जिनको हम पढ़ते रहते हैं। जितने भी ये नोबल लॉरिएट्स हैं, हेमिंगवे हो, मार्केज़ हो, काजू इशिगुरु हो, अब अब्दुर्रज़ाक गुरना है, ये बड़े लोग हैं। क्या अब भी गलियां और सड़कें वीरान करने वाले, सुनसान करने वाले ड्रामे बन सकते हैं? वक्त बदल चुका है। आपको पता है कि टारगेट ऑडियंस आ चुका है। पहले होता था फैमिली, तो फैमिली जब आपका ऑडियंस होता है तब आप गलियां सूनी कर सकते हैं। लेकिन जब आप टारगेट ऑडियंस आ जाए तो मेल व्यूअरशिप अलग हो जाती है, फीमेल व्यूअरशिप अलग हो जाती है, बच्चों की अलग हो जाती है। क्या बैरूनी एनजीओज़ के एजेंडे पर भी यहाँ पर ऐसे ड्रामे बनाए जा रहे हैं कि आवाम की, व्यूअर्स की उस अंदाज से ज़ेन साजी की जाए? ऐसा दुनिया में होता है। मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन एनजीओज़ भी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करो वो ये एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई, मैंने किया है, मैंने एनजीओ का तो नहीं किया, लेकिन मैंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का किया, निजात सीरियल। तो वो सीरियल था कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है उसको एड्रेस किया गया था। छोटा मैंने ज़िला लिया था, छोटी तहसील ली थी। उसमें एजुकेशन का मसला, पानी का मसला, उसमें बच्चों की तरबियत का मसला, उसमें फैमिली प्लानिंग का मसला, उसमें सारे मसाइल आए थे। तो वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बुरे नहीं होते, लेकिन बात यह है कि एजेंडा जो है, बेस कोई भी चीज़ हो, वो लोगों को पता चल जाता है कि ये एजेंडा है, तो फिर उसकी वो वैल्यू, एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं रहती। ये जो हमारे ड्रामों में जो कुछ दिखाया जा रहा होता है, क्या सोसाइटी में भी वैसा ही चल रहा होता है, या ड्रामों में जो चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं उनको देखकर सोसाइटी में कुछ ऐसे रवैयों में तब्दीली आ जाती है? अब तो ऐसा हो रहा है कि जो कुछ दिखाया जा रहा है ऐसा रियलिटी में नहीं होता। एक मिडिल क्लास की औरत उठी है, उसने फुल मेकअप किया हुआ है, खूब बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। आप खुद जानते हैं, मैं उन घरों में पला बड़ा हूँ, आप भी पले बड़े हैं। हमारी माएँ बहनें, हमारी भाभियाँ वर्कर हैं, काम करती हैं, घर संभालती हैं, तो वो तो उनकी तो परसेप्शन ये नहीं है। तो ये दरअसल फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी इन ड्रामों ने एक रोल प्ले किया है। क्या हमारी जो शायरी है आजकल की, क्या इसका म्यार वही है जो पहले होता था, या ये गिर गया है या बेहतर हुआ है? यूँ नहीं
कह सकते कि गिरा या बेहतर हुआ, ये कह सकते हैं कि एक रिवायत किस तरह चल रही है। मैं समझता हूँ गज़ल की रिवायत और नज़्म की रिवायत हमारे यहाँ बड़ी मजबूत रिवायतें रही हैं कि नज़्म आप राशिद से लें, मजीद अमजद से लें, हम तक आती है और आगे तक जाती है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि किसी हद तक बड़े शायर अब कम हैं जो एक वक्त में थे। तो अब भी ये नहीं हम मैं कह सकता, मुशायरा जो बाहर हो रहा है उसने कुछ रिवायत को अच्छा पकड़ा है कि जो तो अच्छे कामयाब शायर हैं वो अच्छे शायर भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि शायरी को ज़वाल हुआ है, नहीं, ये रिवायत अच्छे हाथों में है। मुल्क के मौजूदा सियासी माहौल के बारे में क्या राय रखते? दुख की बात है, अगर आप पूछें तो देखें, जमहूरियत को सही मानों में होना चाहिए अगर हम कहते हैं तो, या उसे नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमें फिर कड़वी सच्चाई मान लेनी चाहिए और फिर उनके हाथों में दे देना चाहिए। कोई बात नहीं, आ जाए उसमें, कम से कम स्टेबल, कम से कम रोटी तो मिले। तो दोगला काम नहीं हो सकता कि जमहूरियत भी रहे और आमरीत भी रहे, ये नहीं हो सकता। असम्बलियों में ताजिर हैं, ताजिर के अलावा कोई इलेक्ट होकर नहीं जा सकता, ये बदकिस्मती है। हाँ, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन पंजाब बदकिस्मती से तिजारत गाह है और तिजारती मरकज़ है, तो जो भी लीडर्स हैं वो ख़ुद ताजिर हैं, तो उनको सूट करता है कि वो ताजरों को टिकट दें। जीवन पूछता है, तू सोचता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है? हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, जो है अंदही, जो है वो बात क्या है बता, मितवा करे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से ना तुझ छुपा। अपने देरीना दोस्त आगा शाहिद से मिलने उनकी रिहाइशगाह पर आए। ये जो आपके इतने बाज़ौक़ दोस्त हैं, इनका तारुफ तो करवाएं ना जी। आगा शाहिद साहब हैं, उनके साहबजादे मोहसिन हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बिज़नेसमैन हैं, बड़े माशाल्लाह कामयाब बिज़नेस में हैं। मेरा इनका जो ताल्लुक़ है बुनियादी तौर पर हमारा ज़ौक़ एक है, वाह, बारबेक्यू का। अच्छा। तो वो उसने हम दोनों को बहुत जोड़ा हुआ है और ज़ौक़ इनका भी तकरीबन वही है कि ये भी ख़ुद ख़रीद के लाते हैं चीज़ें। मेरा भी ये पैशन है कि मैं जब तक दुकानों पे ख़ुद ना जाऊं, ख़ुद सर्च ना करूं, तो आगा साहब का ज़ौक़ भी वही है। वाह वाह। तो ये ख़ुद भी बनाते हैं सारी चीज़ें, जब दोस्तों की पार्टीज़ करते हैं तो वो एक बड़ा अच्छा ज़ौक़ है इनका। यानी खुश ज़ौक़ भी है, खुश खुराक भी है और मेहमान नवाज भी है। कितने अरसे से जानते हैं शाह जी को और किस चीज़ ने मजबूर किया कि इनके साथ दोस्ती हो, इनकी किस चीज़ ने ज़्यादा मुतासर किया? बड़े अच्छे एक जगह पे हमारी मुलाकात हुई थी कुछ अर्सा पहले, कोई मेरे ख्याल का 8-10 साल हो गए। तो वहाँ पे भी वो एक दावत थी, हमारी मुश्तरका दोस्त थे, वहाँ से फिर मेरा इनका तल्लुक़ बन गया। और नफीस आदमी और अदीब, शायर और मशहूर तरीन ड्रामे इनके, और मतलब बहुत ही हमदर्द इंसान जो है ना वो हैं ये।
तो अच्छा वक्त गुजर रहा है, उनके साथ अच्छी गपशप रहती है और इनसे अच्छी हम रहनुमाई लेते रहते हैं। क्या सीखने का मौका मिलता है शाह जी से? अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज़्ज़त नवाजी और हमें भी अच्छी गाइड करते रहते हैं, सीनियर हैं, बड़े हैं, तो अच्छी चीज़ों के बारे में मैं इनसे काफ़ी मशवरे लेता रहता हूँ। तो मुझे ये अच्छा गाइड करते हैं, मैं इनका शुक्रमंद हूँ, इनकी मेहरबानी। पुरतकल्लफ चाय का एहतमाम किया गया। असगर नदीम सैयद से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। ले सर, अब थोड़े ज़रा हल्के फुल्के सवाल हो जाए ना। बिस्मिल्लाह। शादी पसंद से की या अरेंज? मैंने तो पसंद से ही करता हूँ। मेरी दूसरी शादी है, पहली बेगम मेरी 2000 में अल्लाह को प्यारी हो गई, तो उसके बाद दूसरी शादी जब हुई, बच्चे थे छोटे छोटे, 2 बेटियाँ एक बेटा, तो अल्लाह ताला ने सबब बनाया, तो पसंद ही की जाहिर है। तो ज़ौक़ दोनों का एक है हमारा। वो भी कैनेड कॉलेज में वो पढ़ाती हैं, वो डॉक्टर शीबा आलम। आप कुकिंग भी खुद करते हैं माशाल्लाह, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी बनाते हैं? मैंने अपनी वालदा से जो सीखा तो उसमें सारा देसी, ज़ाहिर है घरों में जो बनता है, लेकिन अब मैंने जो कुछ थोड़ा सा और लर्न किया तो मैं निहारी अच्छी बनाता हूँ, पाए अच्छे, मुश्किल चीज़ें, पालक गोश्त, करेले गोश्त, ये चीज़ें, बाकी चीज़ें तो बन ही जाती हैं। आप ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं या भाभी? वो कुछ चीज़ें वो बहुत अच्छी बनाती हैं जो उन्होंने अपनी वालदा से सीखी हैं। तो उनकी वालदा का ताल्लुक़ अलीगढ़ से था, तो उस वजह से उनके पास वो नुस्खे हैं, तो जब हमें वो चाहिए होता है तो हम उनको कहते हैं कि आप वो बना दें। क्या अच्छा कम्बिनेशन है माशाल्लाह। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? मेरे नज़दीक मोहब्बत ये है कि एक कबूल, चीज़ों को कैसे आप कबूल करते हैं, जिसको आप कबूल कर लेते हैं, गोया आपने एक मोहब्बत का रिश्ता उससे उस्तवार कर लिया। तो मेरे लिए मोहब्बत मौसम से, हवा से, अल्लाह की बनाई हुई अशिया से, वो ताकत है। जब हम उसको ताकत बना लेते हैं तो वो मोहब्बत है। क्या हुस्न परस्त है? ये खूबसूरती तो आपको के साथ है, आपके अंदर है, और उसको ही आपने एक्सप्लोर करना है। तो इसलिए वो तो हम उसी में रहते हैं, उसी खूबसूरती में रहते हैं। कभी मोहब्बत में दिल भी टूटा? वो टूटने नहीं दिया, छोड़ दिया, मतलब वह उस रास्ते से निकल गए। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासर करती है? जहानत। देखिए, ख़वातीन हमारी अंडर एस्टिमेट की गई हैं, सच्ची बात है। बहुत सारे आपके कदीम नज़रियात ऐसे हैं जिसमें औरत को बिलिटल किया गया, कमज़ोर कहा गया। ऐसा नहीं है। सुबह जल्दी उठने के आदी हैं या देर तक सोना चाहते हैं? नहीं, मैं बहुत जल्दी उठने का आदी हूँ, आदी भी हूँ, और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हो पाई हो? ऐसी ख्वाहिश रखी नहीं है। किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं? म्यूज़िक में कई अदवार रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि इंडियन म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, ये तो बेसिक हैं। या क्लासिकल म्यूज़िक में जिसको हम शुद्ध पक्का म्यूज़िक कहते हैं वो भी, और इसके सेमी क्लासिकल भी। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने मुझे मुतासर किया, मोज़ार्ट और बाख और बीथोवन, ये कहते हैं कि ये भी क्लासिक है, ये बेस हैं। ये जिसको हम वेस्टर्न म्यूज़िक, यूरोपियन म्यूज़िक कहते हैं, उनकी सिम्फनीज़, उनका वो इन सारे म्यूज़िक की बेस है, बुनियाद है। और इसके साथ साथ आप देखें, कभी सुन के ईरानी म्यूज़िक, अफ़गानी म्यूज़िक, बड़े बड़े लोग वहाँ गुजरे हैं, बड़ा बड़ा कमाल काम किया उन्होंने फ़ारसी के अंदर। तो यूँ म्यूज़िक किसी भी खित्ते का हो, वो कमाल है, वो उसमें मेरी दिलचस्पी होती है। तो इस तरह से चीज़ें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं। पसंदीदा अदाकार और अदाकारा कौन है? ये तो ये भी बदलते रहते हैं, इसलिए कि किसी ने अच्छा काम फिल्म में किया तो आपको वो देर तक असर रहेगा उसका।
रोमन हॉलीडे देखें तो ग्रेगरी पेक लगता है कि यार क्या। अच्छा, फिर अल पचीनो को आप सेंट ऑफ विमेन में देखें तो बंदा हैरान रह जाता है। रिचर्ड गियर को आप प्रीटी विमेन में देखें, ह्यू ग्रांट को आप देखें नॉटिंग हिल में, या जो काम हुए हैं, हैरिसन फोर्ड है, तो बड़े बड़े नाम, बड़ा काम है इन लोगों का। तो ये बदलते रहते हैं, जिसने भी अच्छा काम किया उसने आपको मुतासिर कर दिया। क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्सा या भूख? भूख बर्दाश्त कर लेता हूँ, गुस्सा नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बेगम ने मुझे टेम किया है, उसने मुझे मुसलसल मेरी बागें खींच के रखी हैं, और शुक्र है कि अब मैं गुस्से पे काबू है मेरा। मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? उसके तो कई तरीके होते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका होता है खुश अखलाकी। आप बेहतर स्माइल के साथ, बेहतर बिहेव करके। कंजूस हैं या शाखर्च? इसके दरमियान ही होऊंगा कहीं, क्योंकि मसलन मैं वेस्टेज को पसंद नहीं करता। ज़िंदगी में कुछ वापस लेने का अगर कोई चांस मिले तो क्या वापस लेना चाहेंगे? अपना गुस्सा वापस लूँगा, जो मैं कर बैठा हूँ कहीं ना कहीं, मैं वो वापस लूँगा। अपना कोई ड्रामा जो बार बार देखा हो? अचानक एक खेल था, कराची टीवी ने किया था, वो मेरा दिल करता है मैं बार बार देखूं, क्योंकि वो दो मियाँ बीवी का है, और उसमें मियाँ अपनी बीवी को ख़त लिखता रहता है, और उसको नहीं पता, वो समझ रही है कि सामने जो चौबारे पे एक लड़का सितार बजा रहा है ये वो लिख रहा है, हालांकि वो मियाँ लिख रहा है। तो ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। एक नसीहत जो सबको करते हो? सीधी सीधी नसीहत है, ईमानदार रहो, इल्म से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि इल्म वो ताकत है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं तो क्या सोचते हैं? जल्दी घर जाने के। कोई ऐसा हादसा या ऐसा वाकया जिसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया हो? हाँ, हुआ है, मुझ पे हमला हुआ था, तो लेकिन उसको भी भुला दिया मैंने। अगर खुदा न खास्ता शोहरत को जवाल आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, कबूल करेंगे। हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर। इन सियासतदानों को रेट करें आउट ऑफ 10। इमरान खान बहैसियत इंसान तो वो 10/10 है, लेकिन सियासतदान थोड़ा सा कमज़ोर रहा है, तो 7 नंबर दो। शहबाज शरीफ ना पूछो। इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला आपने देना है जी। मुस्तनसर हुसैन तारड़ बहुत अच्छा राइटर है। अशफाक अहमद ओ बाबा जी। अमजद इस्लाम अमजद प्यारा दोस्त, प्यारा दोस्त, अच्छा शायर। बानो कुदसिया आपा, तो मेरी सारी ज़िंदगी आपा रही मेरी, और सिर्फ लफ्ज़ी नहीं, अमलन। अहमद फराज ओहो, जिगर जानी। फैज़ अहमद फैज़ बहुत अच्छे शायर और उतने ही अच्छे इंसान। सवेरा नदीम बेटियों की तरह ही मुझे अजीज़ है। अतीका उडू बहुत अच्छी दोस्त है। मरीना खान मरीना भी दोस्त है हमारी। शुएब हाशमी उसकी वफ़ात का बड़ा दुख है मुझे। 20 साल इकट्ठे हमने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया है, और साथ साथ कमरा था हमारा, और अक्सर मैं चाय उनकी तरफ जाके पीता था। उन्होंने फैज़ साहब को जिस तरीके से पढ़ा या जिस तरीके से समझा, और जो मेरी दोस्ती उनके साथ रही और दिन रात की दोस्ती रही, तो वो तो जब से वो बिस्तर पे थे, तो मैं जब भी जाता था सिर्फ मैं उसको हाथ लगाता था, वो रोने लगते थे। तो बहुत बहुत दुखी कर गया है वो, बहुत दुखी। और टीवी में मेरा साथी था, और जो ही मैं जब गया हूँ तो उस वक्त सच गप और टाल मटोल हो चुका था। तो फिर हमारी दोस्ती गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से भी थी, फैज़ साहब की वजह से भी थी। तो मैं उसको आज याद कर रहा हूँ कि वो क्या सरमाया था जो हमारे हाथ से चला गया। सानिया सईद बहुत एक्टिविस्ट है भाई, ध्यान रखना, थिएटर को उसने बहुत प्रमोट किया। वसी शाह अच्छा नौजवान है, नौजवान तो अब नहीं रहा, लेकिन जब ये आया था तो पहले मेरे पास आया था कि मैंने टीवी में कुछ मुझे करना है, तो हमने दुआएं दी, दुआएं लग गई उसको। अब्बास ताबिश दोस्त है, क्या शायर है, बहुत आला शायर, और शायरी में भी वो क्या तजर्बे कर रहा है, तो उसके साथ भी बड़ी गहरी दोस्ती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बड़ी मोहब्बत, बहुत अच्छी याद। बहुत शुक्रिया
GNN का, आपका भट्टी साहब ख़ास तौर पर बहुत मोहब्बत सर, बड़ी थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।